हेलो एंड वेलकम टू दिस कोर्स ऑन रोबोटिक्स। ये हमारा रोबोटिक्स सीरीज़ का पहला कोर्स है। इस कोर्स का नाम होगा रोबोटिक्स 101। ठीक, 101 बिकॉज इसमें जितना भी कंटेंट आएगा, जितने भी लेक्चर्स होंगे, सारे के सारे इस टाइप से डिज़ाइन होंगे एज इफ़ यू आर अ बिगिनर इन रोबोटिक्स। ठीक है, तो ये जो हमारी थंबनेल है, इस टाइप की थंबनेल्स में आपको एनएसएम रोबोटिक्स, जो कि चैनल का नाम है, इस चैनल पे आपको ये रोबोटिक्स 101 नाम की प्लेलिस्ट मिलेगी। इसमें जितने भी लेक्चर्स होंगे ये टाइमली अपडेट हो जाया करेंगे। और ये जैसे कि सेंटर में है, ये होगा आपका मेन टॉपिक। फॉर एग्जांपल, दिस इज़ द लेक्चर नंबर, सो लेक्चर नंबर 1 हमारा इंट्रोडक्शन टू रोबोटिक्स होगा। तो ये हमारा सब टॉपिक है। दिस इज़ द नेम ऑफ द प्लेलिस्ट और द नेम ऑफ द कोर्स। ये हमारे कोर्स का नाम है रोबोटिक्स 101 और ये हमारे चैनल का नाम है। सो हमारी प्लानिंग ये है कि इस कोर्स को ऐसे डिज़ाइन किया जाए सो दैट आपके जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम या फिर कोई और स्टेट इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम है जिसमें रोबोटिक्स का सिलेबस है, तो वो कवर हो जाए। ठीक है, तो हम इसको काफ़ी ईज़िली और बहुत ईज़ी तरीके से समझाएंगे इस कोर्स में। सो थोड़ी सी अबाउट दिस कोर्स मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। सो दिस कोर्स विल कवर दी रोबोटिक सब्जेक्ट होलिस्टिकली। ठीक है, अब होलिस्टिकली मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज कई बार क्या होता है, हम 2D में जो टेक्स्ट बुक में जिस टाइप से हमें समझाया जाता है, हम उसी टाइप से क्या करते हैं, उसको पढ़ते हैं और हमको ये सब्जेक्ट बहुत इंटिमिडेटिंग लगता है। सो इसको ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी विल यूज़ डेडिकेटेड 3D सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, हम 3D कैड सॉफ्टवेयर्स में क्या करेंगे, एक्चुअल रोबोट के मॉडल्स को ओपन करेंगे और उनके जितने भी लिंक्स एंड जॉइंट्स हैं उन सबको एक एक करके मूव करके देखेंगे और एक सिंप्लीफाइड मैनर में 3D में देखकर उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करेंगे। सेकंड, देयर आर रोबोटिक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर्स जो मैं आपको दिखाऊंगा। इस कोर्स में मैं आपको सिखाऊंगा नहीं, मैं खाली आपको 3D सिमुलेशन सॉफ्टवेयर्स में रोबोट्स की जो वर्क स्पेस है, उनकी जो मूवमेंट है, वो आपको दिखाऊंगा सो दैट आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाओ। ठीक, तो ये एक रोबोटिक सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से डील करेगा। सेकंड पॉइंट इज, इस कोर्स को बनाने के लिए हम लोग एक बैलेंस्ड अप्रोच को फॉलो करेंगे। इसका मतलब है इक्वल अमाउंट में थ्योरी होगी, न्यूमेरिकल्स को इग्नोर नहीं किया जाएगा, न्यूमेरिकल्स भी होंगे आपके, स्पेशली जो एग्जाम्स में आ गए हैं उस टाइप के न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे। थर्ड क्या होगा, इसमें आपको प्रैक्टिकल रोबोटिक्स कैसे काम करता है इन सॉफ्टवेयर्स और सिमुलेशन की हेल्प से, वो भी आपको दिखा दिया जाएगा सो दैट आप एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सको। और इस चैनल पे एनएसएम रोबोटिक्स पे जो अपकमिंग रोबोटिक्स कोर्स होंगे, इस कोर्स के बाद दिस कोर्स इज रोबोटिक्स 101 बिकॉज इट इज़ अ वेरी बिगनर्स लेवल कोर्स। ठीक है, तो रोबोटिक्स 101 के बाद जितने भी कोर्स आएंगे, 102, 103 एक्सेट्रा, उन सारे कोर्सेज को अगर आपको फॉलो करना है, सो यू मस्ट इंश्योर दैट यू आर वेरी गुड एट रोबोटिक्स 101। आपने रोबोटिक्स 101 को अच्छे से फॉलो किया हो। लैंग्वेज जो होगी दैट इज़ गोइंग टू बी हिंदी। हिंदी होगी प्लस बीच बीच में इंग्लिश होगी, जैसे अपने लोग इंडिया में बात करते हैं। ठीक, एब्सोल्यूट इंग्लिश में इस टाइम मैं लॉन्च नहीं करूँगा। ठीक, इट्स गोइंग टू बी अ मिक्सचर ऑफ हिंदी इंग्लिश। बट जो कोर्स मटेरियल होगा, जितनी भी, अगर मैं कोई डेरिवेशन करा रहा हूँ या कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहा हूँ, सो जितना भी मटेरियल होगा वो आपका इंग्लिश में होगा बिकॉज एंटायर इंजीनियरिंग एंड एंटायर रोबोटिक्स, ऑल द टेक्स्ट, जितनी भी डेरिवेशंस हैं, जितना भी मटेरियल है, जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, सारे के सारे आपके फॉरेन सॉफ्टवेयर्स हैं, यानी कि यूएस के कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, कुछ मटेरियल्स जो हैं जहाँ से ये सारा सोर्स आया है, आइदर इट इज़ जापानीज़ और फ्रॉम इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़। ठीक, तो उसके लिए एक कंस्ट्रेंट है, सो जितना भी मटेरियल होगा वो इंग्लिश में ही होगा। जो लेक्चर डिलीवरी होगी दैट इज़ गोइंग टू बी हिंदी प्लस इंग्लिश। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दिस कोर्स गोइंग टू बी यूजफुल फॉर एग्जाम्स। अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम हो गया आपका, इसके मैकेनिकल इंजीनियरिंग पोर्शन में आपसे रोबोटिक्स पूछा जाता है। साथ ही साथ कई सारे और एग्जाम्स हैं जिसमें आजकल क्या हो रहा है, एक ट्रेंड है कि उनमें मैकेनिक्स, आई एम सॉरी, उसमें रोबोटिक्स प्लस मैकेट्रॉनिक्स प्लस कंट्रोल इंजीनियरिंग, इन सारे के टॉपिक्स भी ऐड करे जा रहे हैं। सो देयर इज़ अ ट्रेंड। तो क्या ये कोर्स आपके एग्जाम्स के लिए यूज़फुल होगा? तो इसका आंसर है यस, बिकॉज जो रोबोटिक्स 101 है कोर्स हमारा, ये वाला जो रोबोटिक्स 101 है, इसमें जितना भी सिलेबस कवर कराया जाएगा, सारा का सारा सिलेबस आपका इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम में
रोबोटिक्स के पोर्शन में वो सारा दिया गया है, ठीक है। सो एक बार हम ESE के सिलेबस को चेक कर लेते हैं। सो ये टॉपिक वाइज मैंने ब्रेकआउट किया हुआ है। फर्स्ट टॉपिक इज़ रोबोट क्लासिफिकेशन, सेकंड इज़ रोबोट स्पेसिफिकेशन, ठीक है, इसमें कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सब आ जाती है। देन रोबोट नोटेशंस, फोर्थ टॉपिक इज़ काइनेमेटिक्स, सो इसमें डायरेक्ट एंड इनवर्स, ये सारा इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम का सिलेबस है। सो काइनेमेटिक्स, डायरेक्ट काइनेमेटिक्स एंड इनवर्स काइनेमेटिक्स, एंड देन देयर इज़ अ टॉपिक होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन एंड कोऑर्डिनेट्स, ठीक। और लास्ट टॉपिक है आर्म इक्वेशन ऑफ 4 एक्सिस स्काला रोबोट। सो ये सारे टॉपिक्स तो इस कोर्स में कंप्लीट कराए ही जाएंगे रोबोटिक्स 101 में। ये सारे टॉपिक्स हम अच्छी डिटेल में कवर करेंगे। अलॉन्ग विद दैट जो लास्ट ईयर और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं हम उनको भी सॉल्व करेंगे। प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, क्योंकि मैं इसमें आपको मोस्टली जितने भी रोबोट्स हैं और जितने भी उनके मोशंस होते हैं जॉइंट्स के, सारे 3D में दिखाऊंगा। आइदर मैं एक रोबोट के मॉडल को यूज़ करूँगा या फिर मैं क्या करूँगा, सिंपल असेंबली बनाऊँगा 3D कैड पे और आपको उसकी हेल्प से समझाऊँगा। तो जहाँ जहाँ पर पॉसिबल होगा मैं आपको चीज़ों को, कंसेप्ट्स को 3D में पेश करके आपको समझाऊँगा, सो दैट वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाए समझना, ठीक है। सो इज़ इट यूज़फुल फॉर द एग्जाम्स? द आंसर इज़ एब्सोल्युटली येस। सो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में आप इस कोर्स को फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर हम यहाँ पर देखें, जो पूरा रोबोट का एक स्पेक्ट्रम है, एंटायर रोबोटिक्स, दैट इज़ एक्चुअली वेरी ह्यूज। बट फिर भी अगर हम किसी भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में देखते हैं, सो रोबोटिक्स को बेसिकली 3 पोर्शंस में आपको दिया होता है। स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स होते हैं दैट डील्स विद द काइनेमेटिक्स, और ये आपका इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के सिलेबस का बल्क है रोबोटिक्स पोर्शन का। सो ऑल दीज टॉपिक्स फ्रॉम 1 टू टॉपिक 6, ये सारे के सारे टॉपिक्स हमारे काइनेमेटिक्स के हैं। ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया आपका, बेसिक इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स, एंड देन दीज आर पार्ट ऑफ काइनेमेटिक्स। सो काइनेमेटिक्स जो होगी हमारी एंटायर, ये रोबोटिक्स 101 कोर्स में कंप्लीट कराई जाएगी। इसके बाद आपको रोबोटिक्स के जब आप एडवांस टॉपिक्स पे आते हो, सो वहाँ पर आता है रोबोट डायनामिक्स। डायनामिक्स का कोई भी पोर्शन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम या किसी और एग्जाम्स में नहीं आता है, बिकॉज द इक्वेशंस एंड सॉल्यूशंस बिकम वे टू डिफिकल्ट टू सॉल्व बाय हैंड्स। एक्चुअली जब आप काइनेमेटिक्स में भी फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स करोगे तो इसके क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर सकते हो हाथ से, बट इनवर्स काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन हाथ से सॉल्व करना, इट्स अ वेरी कम्बरसम प्रोसेस। स्टिल ये आपके सिलेबस में है तो आपको करना पड़ेगा, ठीक। इसलिए हम क्या करते हैं, कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं। और डायनामिक्स के प्रॉब्लम आप सॉल्व हाथ से कर तो सकते हो, बट इट विल बी अ वेरी ह्यूमंगस टास्क और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। सो ESE के सिलेबस में ये पोर्शन नहीं है। इस पूरे डायनामिक्स के पोर्शन को हम रोबोटिक्स 1 और 2 में कवर करेंगे, जो इस कोर्स के बाद आएगा। रोबोटिक्स 101 होने के बाद हम रोबोटिक्स 1 और 2 कवर करेंगे। अगर आपका गोल है कि सिर्फ आप एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो, सो दिस इज़ गोइंग टू बी इररेलेवेंट फॉर यू। बट अगर आप चाहते हो कि आप रोबोटिक्स में अपना कैरियर बनाओ, आप चाहते हो कि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो रोबोटिक्स की, सो आप रोबोटिक्स 101 के बाद रोबोटिक्स 102 कवर करना। और लास्ट में हम क्या करेंगे, रोबोटिक्स 103 करेंगे। इस कोर्स में क्या होगा, जो कंट्रोल रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं रोबोटिक्स के, जैसे कि ट्रेजेक्टरी जनरेशन, पाथ प्लानिंग, ठीक, उस टाइप से जो बेसिकली यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की, कोडिंग की और न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ये बहुत एडवांस टॉपिक्स मान सकते हो रोबोटिक्स के। ये डायरेक्टली तो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में नहीं है, बट आपने देखा होगा मैकेट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल करके उसमें एक टॉपिक है, तो उसमें थोड़ा बहुत कंट्रोल सिस्टम का थ्योरी उसमें आता है। सो ये मैं आपको अलग से कवर करा दूंगा। सो मेन अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो दिस मॉड्यूल हैज़ टू बी योर प्रायोरिटी, काइनेमैटिक्स, ठीक है। ये हम रोबोटिक्स 101 यानी कि इस कोर्स में कंप्लीट कर लेंगे। डायनामिक्स और कंट्रोल के लिए मैं सेपरेट कोर्स बनाऊंगा इस चैनल पर, NSM रोबोटिक्स पे। वो रोबोटिक्स 102 और रोबोटिक्स 103 के नाम से होगा। सो अगर आप चाहते हो कि आप सही में रोबोटिक्स सीखो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ये सारे के सारे कोर्सेज कवर कर लेना। सो ये जो हमारा सब्जेक्ट है रोबोटिक्स, इट इज़ अ वेरी मल्टी सब्जेक्ट। अब इसका मतलब क्या है कि अगर आपको एक ट्रू रोबोटिसिस्ट बनना है, सो आपको
मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, ठीक, कंप्यूटर साइंस एंड देन सॉफ्टवेयर। सो आपको और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स, ठीक है, सिमुलेशंस, मतलब देयर आर लॉट ऑफ स्किल्स, लॉट ऑफ डिसिप्लिन्स जो आपको आने चाहिए इफ़ यू वांट टू बी अ ट्रू रोबोटिसिस्ट। ठीक है, इस चैनल का एम यही है कि हम अगर सारी की सारी नहीं तो मेजॉरिटी मैक्सिमम जो भी स्किल्स हैं, जितनी भी रिक्वायरमेंट है रोबोटिक्स की, वो हम कवर कर सकें। ठीक है, सो रोबोटिक्स एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है दैट इंक्लूड्स नॉलेज ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। इसीलिए क्या होता है, किसी भी आप अगर रोबोटिक इंडस्ट्री में काम करोगे, सो कोई भी एक इंडिविजुअल एंटायर रोबोटिक्स में काम नहीं करता है, आप टीम्स में काम करते हो। ठीक है, सो एक मैकेनिकल का बंदा होगा, इलेक्ट्रिकल का, कंप्यूटर साइंस का। सो आप क्या करते हो, अपनी रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन्स की टीम्स में काम करते हो। बट आजकल क्या है, सिनेरियो में चेंज आ रहा है। नाउ डेज आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज को होल्ड करो और यू मस्ट बी हैविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्किल्स लाइक कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स, सिमुलेशन आपको आनी चाहिए, ठीक, सॉफ्टवेयर्स की नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस की आपको समझ होनी चाहिए कि अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, ट्रेजेक्ट्री जनरेट कर रहे हो, तो अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, आप रोबोटिक्स की ट्रेजेक्ट्री को डिज़ाइन कर रहे हो, जनरेट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा कि कंप्यूटर साइंस का बंदा आपके कोड लिखने आएगा। यू हैव टू लर्न एंड राइट इट बाय योरसेल्फ। सो ये सब हम इस चैनल पर सीखेंगे, ठीक है, होलिस्टिकली सीखेंगे। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं। टू बी अ ट्रू रोबोटिसिस्ट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ये मैंने आपको बता दिया, बिकॉज मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज आपको चाहिए और इतना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है किसी भी एक इंसान के लिए, ठीक। सो उसको ओवरकम करने के लिए क्या होता था, जो भी अपनी टीम्स होती हैं रोबोटिक इंडस्ट्री में, वो स्पेशलाइज्ड स्किल्स के साथ जो बंदे होते हैं वो टीम्स में काम करते हैं। ठीक है, तो मैकेनिकल वाले एक साइड हो गए, कंप्यूटर साइंस वाले एक साइड हो गए, और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले वो एक साइड हो गए, और डिफरेंट डिफरेंट सब मॉड्यूल्स पे काम करते हैं। जो रोबोटिक्स का मैकेनिकल वाला पार्ट है उसमें मैकेनिकल टीम काम करेगी, जो सॉफ्टवेयर वाला पार्ट है उसमें कंप्यूटर साइंस वाले जो टीम है वो काम करेंगे, और जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई आपकी, पावर डिलीवरी हो गई, पावर कंडीशनिंग हो गई, मोटर्स एक्चुएटर्स हो गए, उसमें आपके इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले काम करेंगे। ठीक है, बट एज अ रोबोटिसिस्ट आपको एटलीस्ट ओवरऑल ऊपर ऊपर से तो पता होना ही चाहिए दूसरी डिसिप्लिन्स के बारे में। एटलीस्ट यू शुड हैव अ बेसिक एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ अदर डिसिप्लिन्स। ठीक है, इस इंडस्ट्री में क्या होता है, सॉफ्टवेयर सिमुलेशन और सॉफ्टवेयर पैकेजेस का एक्सटेंसिव यूज़ होता है। अब आप एग्ज़ाम में तो जाओगे, आप क्या करोगे, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स निकाल के सॉल्व कर लोगे, जो कि एक एक्चुअली बहुत सिंप्लीफाइड रोबोट का ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होगा या फॉरवर्ड काइनेमेटिक मॉडल होगा, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। बट इन इंडस्ट्री क्या करोगे आप, पेन और पेपर से तो सॉल्व कर नहीं पाओगे, कर भी लोगे तो किसी काम का नहीं है, बिकॉज एक्चुअल रोबोट के तो कंप्यूटर्स में वो एल्गोरिदम में रन करता है। ठीक है, जो कंप्यूटर प्रोग्राम है उसमें रन करता है आपका मैथमेटिकल मॉडल। सो आपने अगर पेपर पे सॉल्व कर भी लिया, जो हमारी करंट एजुकेशन सिस्टम है वो हमें क्या करती है, पेपर पे क्या करती है, उसका काइनेमेटिक मॉडल हम निकाल तो लेंगे, बट हम पेपर पे निकाल पाएंगे। अब अगर आपको मैं बोलूँ एक रोबोट दे दूँ और बोलूँ कि इस काइनेमेटिक मॉडल को इस रोबोट में, जो कि फिजिकल रोबोट है, इस रोबोट पे इसको रन करके दिखाओ, तो हमारे बच्चे क्या करेंगे, वो उसको रन नहीं कर पाएंगे। और यहीं से प्रॉब्लम खड़ी होती है अनएम्प्लॉयमेंट की, बिकॉज यू डोंट हैव द रिक्वायर्ड स्किल्स। अपने यहाँ के जो स्टूडेंट हैं, दे कैन सॉल्व वेरी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स ऑन पेन एंड पेपर, क्योंकि हमारा पूरा फोकस ही क्या करने को है, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करा लो बच्चों से, वो सारे के सारे सॉल्व कर देंगे। बट जब उसकी एप्लीकेशन की बात आएगी, अप्लाइड पार्ट की बात आएगी, देन आवर स्टूडेंट दे स्ट्रगल अलॉट, बिकॉज जो आपने पेन एंड पेपर पे फॉरवर्ड काइनेमेटिक मॉडल सॉल्व करा है, अब उसको इस एक्चुअल रोबोट में रन कैसे करना है, ये जो स्किल्स हैं, ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, ये मिसिंग है। ठीक, सो हम क्या करेंगे, होलिस्टिक लर्निंग अप्रोच रखेंगे इस चैनल पर। आफ्टर आई कंप्लीट दिस कोर्स, रोबोटिक्स 101 कंप्लीट होने के बाद, एक्चुअली 101 के बाद 102 और फिर 103, ये क्या होंगे, तीनों के तीनों कोर्सेज थोड़े से थ्योरेटिकल और बेसिक टाइप के होंगे, सो दैट आपको एक बार प्रॉपर थ्योरी आ जाए। ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल नॉलेज से ही स्टार्ट करोगे, स्टार्टिंग की बेसिक फंडामेंटल थ्योरी तो आपको आनी ही चाहिए। ठीक, तो ये 3 कोर्स हो जाएंगे, ये मैंने बता दिया। दिस इज़ गोइंग टू बी काइनेमेटिक्स,
ये डायनामिक पोर्शन होगा और ये कंट्रोल पोर्शन। तो 101 जब आपके बेसिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो हम एडवांस कोर्सेज लाएंगे इस चैनल पे 102 सॉरी 201 202 एंड 301, इसमें जितने भी कोर्सेज होंगे ये सारे आपके प्रैक्टिकल बेस्ड होंगे। ठीक, ऑर्डर बाद में चेंज हो सकता है, दैट डज नॉट मैटर। सो जो ये हमारे 2 सीरीज़ के कोर्स होंगे ना, 2 सीरीज़ के कोर्स, इसका मतलब है कि आपने 1 से आप 1 का सारा सीख गए हो, अब आप 2 पर आए हो, तो ये थियोरेटिकल एंड दीज विल बी ऑफ प्रैक्टिकल नेचर। जो अपना कोर्स है रोबोटिक्स 101, इसमें हम लोग एक मैकेनिकल इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से सब्जेक्ट को लर्न करेंगे। इसमें मैं आपको कोई कोडिंग नहीं सिखाऊंगा, कोई सॉफ्टवेयर नहीं सिखाऊंगा, खाली प्योर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्योर मैकेनिकल इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको सीखेंगे और बेसिकली ईएससी एग्ज़ाम को टारगेट करेंगे। ठीक, तो अब अपना बेसिक रोबोटिक्स का कोर्स इंट्रोडक्शन टू रोबोटिक्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द फॉर्मल इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स। सो जो पहला टॉपिक हमारा है वो है रोबोट की डेफिनेशन। सो व्हाट इज़ अ रोबोट, रोबोट एक्चुअली होता क्या है। तो देर आर मल्टीपल डेफिनेशंस जो एग्जिस्ट करती हैं। ठीक, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिफरेंट रिसर्चर्स हैं, डिफरेंट ऑथर्स हैं, उनके हिसाब से जितनी भी डेफिनेशंस होती हैं वो अलग अलग करती हैं। सो देयर इज़ नो स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ रोबोटिक्स, इट इज़ एक्चुअली वेरिएबल अक्रॉस डिफरेंट रोबोटिक एसोसिएशंस। जितनी भी रोबोटिक एसोसिएशंस हैं, टाइम के साथ साथ उनकी डेफिनेशंस में वेरिएशन आया है और एक दूसरे के साथ उनकी डेफिनेशन वेरी करती हैं। रोबोट्स की जो डेफिनेशन होती हैं वो एप्लीकेशन के साथ भी वेरी करती हैं। सो जो एरियल रोबोटिक होगा, जो उड़ने वाला रोबोट होगा, ड्रोन्स हो गए आपके, यूएवीज हो गए, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स हो गए, ठीक, इस टाइप के जो व्हीकल्स हैं उनकी डेफिनेशन बहुत डिफरेंट होगी एज़ कम्पेयर टू अंडर वाटर रोबोटिक्स। कोई आपकी ड्रोन शिप है, उसकी डेफिनेशन अलग होगी, कोई फ्लाइंग रोबोट है उसकी डेफिनेशन अलग होगी, कोई इंडस्ट्रियल रोबोट है उसकी डेफिनेशन अलग होगी। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दी एप्लीकेशन एज वेल। एप्लीकेशन के हिसाब से डेफिनेशन चेंज होती है। बट फॉर अकेडमिक पर्पस let us study some accepted and frequently used definitions. So academic purpose के लिए हम कुछ basic definitions को पढ़ लेते हैं। ठीक है, so जो हम 3 definitions को study करेंगे उसमें पहली definition है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन की, ISO की। सेकेंड इज़ रोबोटिक इंडस्ट्री एसोसिएशन, ये अमेरिका का रोबोटिक्स एसोसिएशन है। एंड थर्ड इज़ ब्रिटिश रोबोट एसोसिएशन, ठीक, ये आपका ब्रिटेन का है। तो हम इन तीनों डेफिनेशंस को एक बार देख लेते हैं फ्रॉम एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश रोबोटिक एसोसिएशन, ये है अपने रोबोट की डेफिनेशन। अ रीप्रोग्रामेबल डिवाइस विथ मिनिमम ऑफ 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम डिजाइन टू बोथ मैनिपुलेट एंड ट्रांसपोर्ट पार्ट्स, टूल्स और स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग इम्प्लीमेंट्स थ्रू वेरिएबल प्रोग्राम मोशंस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरिंग टास्क। अब ये जो डेफिनेशन है ये बहुत पुराने ज़माने की डेफिनेशन है। ये उस टाइम की डेफिनेशन है जब अपने रोबोटिक जो मैनिपुलेटर होता था उसमें 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को हम ज़्यादातर एम्प्लॉय करते थे। ठीक, और इसमें जो आपकी कीवर्ड है वो ये है, एक रीप्रोग्रामेबल डिवाइस है। ठीक, रोबोट क्या है, एक रीप्रोग्रामेबल डिवाइस है। और इन्होंने उस टाइम के हिसाब से मिनिमम 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को क्या करा है, एक आप बोल सकते हो एक स्टैंडर्ड माना हुआ है। दैट इज़ वाई इन लोगों ने अपनी डेफिनेशन में इसको मेंशन किया है विथ अ मिनिमम ऑफ 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम। बट ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि आपका अगर लेस देन 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा सो वो रोबोट नहीं कहलाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक, ये उस टाइम के हिसाब से सूटेबल है, दैट इज़ वाई दे हैव रिटन इट। और देखो, इस डेफिनेशन से हमको पता चलता है कि जो अपना रोबोट है उसका मेन फंक्शन क्या है, मैन्युपुलेट एंड ट्रांसपोर्ट। यानी कि ये हमारा जो रोबोट है इसको ट्रीट करा जा रहा है एज एन इंडस्ट्रियल रोबोट, क्योंकि बिकॉज इंडस्ट्रियल रोबोट में मेन काम क्या होता है, आप क्या करोगे, पार्ट्स, टूल्स या स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग इम्प्लीमेंट्स को क्या करोगे, आइदर यू ट्रांसपोर्ट और मैनिपुलेट। इंडस्ट्री में आप क्या करोगे, रोबोट जो यूज़ होता है उसको यूज़ करा जाता है पार्ट्स को, टूल्स को या अदर कोई और ऑब्जेक्ट है उसको मैनिपुलेट और ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द डेफिनेशन सेज वेरिएबल प्रोग्राम्ड मोशन। ठीक है, तो हमको ये एक चीज़ बता रहा है कि जो रोबोट आर्म का मोशन होगा वो प्रोग्रामेबल होगा, ये भी एक कीवर्ड है। ठीक,
और यहाँ तो लिखा हुआ है फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरिंग टास्क। तो ये उस टाइम की डेफिनेशन है जब रोबोट्स को मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंट्रोड्यूस करा गया था। जो अर्लीस्ट रोबोट्स थे वो हमारे इंडस्ट्रियल रोबोट्स थे, ठीक। सो मेन पर्पस भी लिख दिया इन लोगों ने कि मैन्युफैक्चरिंग टास्क के लिए उनको यूज़ किया जाता था। सेकेंड वन इज़ द इंटरनेशनल और ISO डेफिनेशन, ठीक। ये बोलता है एन इंडस्ट्रियल रोबोट इज़ एन ऑटोमेटिक सर्वो कंट्रोल्ड फ्रीली प्रोग्रामेबल मल्टीपर्पस मैनिपुलेटर। मैनिपुलेटर मैं आपको आगे बताऊंगा क्या होता है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये देख लो, जो रोबोटिक आर्म होता है उसको ही हम मैनिपुलेटर बोल देते हैं, बिकॉज उसका मेन फंक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट या 3D में ट्रांसलेट और रोटेट करने का होता है। सो हम उसे मैनिपुलेटर बोल देते हैं, ठीक है। सो एन इंडस्ट्रियल रोबोट इज एन ऑटोमेटिक सर्वो कंट्रोल्ड फ्रीली प्रोग्रामेबल मल्टीपर्पस मैनिपुलेटर विथ सेवरल एरियाज फॉर द हैंडलिंग ऑफ वर्क पीस टूल्स और स्पेशल डिवाइसेस। वेरिएबली प्रोग्राम्ड, ये एक और कीवर्ड है। वेरिएबली प्रोग्राम्ड ऑपरेशंस मेक द एग्जीक्यूशन ऑफ अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ टास्क पॉसिबल। सो इस डेफिनेशन को अगर आप ब्रिटिश वाले से कंपेयर करोगे, सो यू विल सी, एक तो ये वर्ड है ऑटोमेटिक, सेकंड वन इज फ्रीली एंड वेरिएबली प्रोग्रामिंग, मतलब ऐसी डिवाइस जो ऑटोमेटिक है और प्रोग्राम की जा सकती है। थर्ड, अगर इन दोनों में वर्ड आप कॉमन निकालो, सो मैनिपुलेशन। ये सारे कॉमन वर्ड मैं भी आपको नीचे बताऊंगा, ठीक। और इंस्टेड ऑफ मेंशनिंग फ्यू टास्क लाइक इस डेफिनेशन में यहाँ पे स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। ISO की डेफिनेशन में क्या बोला है, इसको जनरलाइज कर दिया है, सेवरल एरियाज करके लिख दिया है कि अब हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग में ही यूज़ होता है। वी विल राइट सेवरल एरियाज जहाँ पर रोबोट आर्म यूज़ हो सकता है, ठीक है। सो ये ISO की डेफिनेशन है। नाउ अमेरिकन एसोसिएशन, इसकी डेफिनेशन हो गई रीप्रोग्रामेबल मल्टी फंक्शनल मैनिपुलेटर डिजाइन टू मूव मटेरियल थ्रू वेरिएबल प्रोग्राम्ड मोशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ वैरायटी ऑफ टास्क। सो ये एक मोर जनरल टाइप की डेफिनेशन है। ये कीवर्ड हो गया रीप्रोग्रामेबल। इंस्टेड ऑफ मेंशनिंग मैन्युफैक्चरिंग या हैंडलिंग ऑफ मटेरियल्स एंड टूल्स, इन लोगों ने क्या करा, मल्टी फंक्शनल बोल दिया। मैनिपुलेटर तो वही सेम कीवर्ड है, इसका मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेशन करना, यानी कि उसको 3D स्पेस में मूव करना, ट्रांसलेट करना या रोटेट करना, ठीक है। सो दैट इज मैनिपुलेटर। वेरिएबली प्रोग्राम्ड, यानी कि जो प्रोग्राम है उसमें आप उसे चेंज कर सकते हो। वेरिएबली प्रोग्राम्ड मोशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ वैरायटी ऑफ टास्क। सो ये हो गई अपनी 3 डेफिनेशंस जो मेन है, ठीक। तो आप इन सारी डेफिनेशंस को अगर आप एनालाइज करो, तो यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कॉमन आ रहे हैं। ऑटोमेटिक हो गया, सारी डेफिनेशंस बोलते हैं कि जो आपका रोबोट है वो एक ऑटोमेटिक मशीन है। सेकंड कीवर्ड इज रीप्रोग्रामेबल और वेरिएबली प्रोग्राम्ड, यानी कि आप इसको प्रोग्राम कर सकते हो और जो आपने प्रोग्राम करा है आप उसको चेंज भी कर सकते हो। सो वेरिएबली प्रोग्रामिंग इज पॉसिबल। थर्ड कीवर्ड इज मल्टी फंक्शनल, आइदर यू कैन राइट हैंडलिंग ऑफ टूल्स एंड मटेरियल्स और यू कैन राइट मैन्युफैक्चरिंग टास्क, कुछ भी लिख सकते हो। सो बेटर कीवर्ड है मल्टी फंक्शनल एंड वेरिएबली प्रोग्राम्ड, ये मैंने आपको बता दिया। और फोर्थ कीवर्ड जो है, जो हमको यहाँ से कॉमन मिल रहा है, दैट इज मैनिपुलेटर या मैनिपुलेशन, मतलब जो आपका रोबोट होगा वो एट द लास्ट किसी ना किसी ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट करेगा। सो ये सारी की सारी बेसिक फीचर्स या बेसिक प्रॉपर्टीज हो गए किसी भी एक रोबोटिक सिस्टम की, इफ़ वी गो थ्रू दी क्लासिकल टेक्स्ट बुक डेफिनेशंस, ठीक है। तो ये हमारी रोबोट की डेफिनेशन हो गई। सो टू पुट इट सिंपली, अ रोबोट कैन बी डिफाइंड एज अ मशीन दैट कैन रिप्लेस ह्यूमन बींग्स एज रिगार्ड टू फिजिकल वर्क एंड डिसीजन मेकिंग। ये एक बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड डेफिनेशन आप किसी लेमन लैंग्वेज में बोल सकते हो। सो रोबोट्स आर प्रिफर्ड वेयर, रोबोट्स को हम उन पोजीशंस पे, उन प्लेसेस पे यूज़ करना ज़्यादा प्रीफर करते हैं जहाँ पे ये 4D होता है। फर्स्ट इज द वर्क इज़ वेरी डल एंड रिपीटेटिव एंड वेरी बोरिंग काइंड ऑफ टास्क। फॉर एग्जांपल, किसी इंडस्ट्री में एक वर्कर है, उसका काम क्या है, जो पैकेट्स आ रहे हैं उनको उठाकर एक कन्वेयर बेल्ट से दूसरी कन्वेयर बेल्ट पे प्लेस करना, ठीक। सो इट्स अ वेरी डल एंड रिपीटेटिव एंड बोरिंग काइंड ऑफ वर्क, और इसमें आपका जो लेबर है वो ह्यूमन एरर कर सकता है। सो ऐसी प्लेसेस पे जहाँ पे वर्क का नेचर डल है, रिपीटेटिव है, बोरिंग है, इन दैट प्लेस वी यूज़ रोबोट्स, बिकॉज कोई भी रोबोटिक डिवाइस कभी नहीं थकेगी और कभी नहीं बोर होगी, और वंस इट इज़ प्रोग्राम्ड परफेक्टली, उसमें ह्यूमन एरर के चांसेस नहीं होते। सेकेंड, ऐसे काम जो डेंजरस होते हैं,
ऐसे टास्क जो डेंजरस होते हैं वहाँ पे आप एम्प्लॉय करते हो रोबोट्स को, ठीक। अब इसका एग्जांपल होता है, अगर आप मिलिट्री देख लो, सो ये है हमारा मिलिट्री रोबोट UGV, दैट इज़ अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल, ठीक। सो अगर आपको एक क्या मिलेगा, इफ़ यू सी अ IED, तो क्या करेगी अपनी जो मिलिट्री है वो क्या करेगी, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग ह्यूमंस, दे विल सेंड अ रोबोट विथ स्पेशल काइंड्स ऑफ रोबोटिक आर्म एंड स्पेशल इक्विपमेंट, सो दैट ये क्या करेगा, हमारा UGV इसके पास जाएगा और इसको पहले तो क्या करेगा, इसको स्कैन करेगा बाय यूजिंग ऑन बोर्ड एक्सरे स्कैन्स और अल्ट्रासाउंड स्कैन्स, और अगर इसके अंदर IED या फिर एक्सप्लोजिव होगा तो इसको क्या करेगा, शॉर्ट गन या किसी और हैवी गन की मदद से क्या करेगा इसको, आइदर इट कैन ब्लो इट, और अगर इस पे ऐसे एल्गोरिदम्स हैं कि ये इसको डिफ्यूज़ कर सकता है तो इसको डिफ्यूज़ कर देगा। सो ऐसे टास्क जो कि डेंजरस होते हैं उनको करने के लिए हम रोबोटिक सिस्टम को एम्प्लॉय करते हैं। सेकंड एग्जांपल हो गया आपका, कोई इंडस्ट्री है, डेंजरस टास्क है, पॉइजनस गैसेज हैं और डेंजरस इन्वायरमेंट, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर है, तो आप वहाँ पे ह्यूमंस को नहीं भेज सकते हो, सो यू विल एम्प्लॉय रोबोट्स टू डू द जॉब। थर्ड D is the dirty kind of job. Dirty means that it is not suitable for humans to do the job. फॉर एग्जाम्पल कोई पाइपलाइन है, ठीक, पाइपलाइन की मेंटेनेंस हो गई आपकी जो कि अंडर वाटर है, सो आप उसमें नहीं कर सकते हो, सो उसके लिए आप रोबोट को एम्प्लॉय कर सकते हो। आप कोई ETP एफिलेंट ट्रीटमेंट प्लांट में काम कर रहे हो जहाँ पे आपको कुछ केमिकल्स के साथ डील करना है, सो यू कैनॉट डू इट बाय यूजिंग और बाय एम्प्लॉइंग ह्यूमंस, सो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे रोबोट्स को एम्प्लॉय करना पड़ेगा। सेकंड इज़ DR या इकोनॉमिक्स। इफ़ यू वांट टू सेव मनी इन लॉन्ग टर्म, अगर आपको पैसे बचाने हैं लॉन्ग टर्म में, सो आप क्या करोगे, एक प्रॉपर इकोनॉमिक एनालिसिस करोगे प्लांट रिक्वायरमेंट की, और आप वहाँ पे रोबोटिक सिस्टम को एम्प्लॉय करोगे। सो फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव 10 लेबर्स, सो आपने क्या करा, लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन करा कि इन 10 लेबर्स की जगह अगर हम 3 रोबोट्स को यूज़ करें तो कितने साल में आपका ब्रेक इवन हो जाएगा और आप कितना सेव करोगे। सो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स वहाँ पे रोबोटिक सिस्टम को एम्प्लॉय करा जाता है। तो ये है 4D अकॉर्डिंग टू विच रोबोट्स आर प्रेफर्ड, ठीक है। सो फर्स्ट इज डल, सेकंड इज डेंजरस, थर्ड इज डर्टी एंड द फोर्थ वन इज डियर और इकोनॉमिक्स। सो अगर डल जॉब है, बोरिंग जॉब है, रिपीटिशन एरर हो सकता है, सो यू विल एम्प्लॉय रोबोट्स। डेंजरस जॉब है तो वहाँ पे इंसानों की जगह रोबोट को यूज़ किया जाएगा। डर्टी जॉब है, हजार्डियस जॉब है, तो उसमें आप क्या करोगे, ह्यूमंस की जगह रोबोट को यूज़ करोगे। सेकंड लास्ट वन इज द डियर और इकोनॉमिक फैक्टर। इफ़ यू वांट टू सेव मनी, इफ़ द इकोनॉमिक्स अलाउ यू, सो in the long run, instead of employing many laborers or many humans, you can have a significant less number of robotic system, जैसे कि अपने टेस्ला की गीगा फैक्ट्रीज में देखा होगा। सो वहाँ पे क्या होता है, हमारा एंटायर असेंबली चेंज जो होती हैं वो एंटायर असेंबली लाइन हमारी रोबोटिक्स फुली रोबोटिक लाइंस होती हैं वो हमारी, सो दैट फर्स्ट वहाँ पे इकोनॉमिक का खेल है, सेकंड वहाँ पर आपको क्वालिटी भी इंश्योर करनी है। सो वो एक 2 फैक्टर्स हैं। So in all these 4 criterias, we prefer robots over humans. So अब हम स्टडी करेंगे 3 laws of robotics, ठीक है। इनको एसिमोव्स लॉ भी बोला जाता है। So जो हमारा फर्स्ट लॉ है ये बोलता है ए रोबोट मे नॉट इंजर अ ह्यूमन बीइंग और थ्रू इनएक्शन अलाउज अ ह्यूमन बीइंग टू बी हार्म्ड। इसका मतलब ये है, थेरेटिकली कोई भी रोबोटिक डिवाइस या कोई भी रोबोट इस टाइप से बिहेव करेगा कि वो अपने डायरेक्ट एक्शन से किसी भी ह्यूमन बीइंग को कभी भी कोई इंजरी नहीं पहुंचाएगा। सेकंड पार्ट बोलता है कि अगर वो देखेगा या परसीव करेगा कि एक ह्यूमन बीइंग को हार्म हो सकता है तो उस केस में वो कोई इन एक्शन नहीं करेगा। इसका मतलब इफ़ अ रोबोट सिस्टम इज केपेबल ऑफ डिटेक्टिंग दैट अ ह्यूमन बीइंग मे और मे नॉट गेट इंजर्ड, सो इन दैट केस ही विल नॉट बिहेव इन एन इनएक्टिव मैनर। वो अपने इनएक्शन से किसी भी ह्यूमन बीइंग को हर्ट या फिर क्या बोल सकते हैं, हार्म नहीं होने देगा, ठीक। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ। द सेकंड लॉ ऑफ रोबोटिक्स सेज दैट अ रोबोट मस्ट ओबे द ऑर्डर्स गिवन टू इट बाय ह्यूमन बीइंग्स एक्सेप्ट व्हेन दीज ऑर्डर्स वुड कॉन्फ्लिक्ट विद द फर्स्ट लॉ।
यानी कि कोई भी रोबोटिक डिवाइस है वो हमेशा ह्यूमन बींग्स के द्वारा जो ऑर्डर्स दिए गए हैं उनको फॉलो करेगी, एक्सेप्ट इन दोज कंडीशंस वेयर द ऑर्डर्स वुड कॉन्फ्लिक्ट विद द फर्स्ट लॉ। यानी कि सिर्फ उस केस में रोबोट ह्यूमंस के ऑर्डर नहीं मानेगा जिस केस में जो ऑर्डर्स हैं वो इस लॉ के साथ कॉन्फ्लिक्ट करेंगे। इसका मतलब है अगर कोई ह्यूमन बोलेगा कि गो एंड किल सम अदर ह्यूमन बींग और बाय योर इन एक्शन अलाउ अ ह्यूमन बींग टू बी हार्म्ड, उस कंडीशन में हमारा जो रोबोट है वो इस ह्यूमन बींग के ऑर्डर को नहीं मानेगा। ठीक, दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ रोबोटिक्स। नाउ द थर्ड लॉ ऑफ रोबोटिक्स, अ रोबोट मस्ट प्रोटेक्ट its own existence as long as such protection does not conflict with the first and the second law। यानी कि कोई भी एक रोबोट या रोबोटिक सिस्टम है वो हमेशा अपनी प्रोटेक्शन को इंश्योर करेगा, ठीक, अपनी एग्जिस्टेंस को प्रोटेक्ट करेगा। ओनली इन टू केसेस वो ऐसा नहीं करेगा, और वो दो केसेस हैं अगर उसकी एग्जिस्टेंस फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को वॉयलेट या कॉन्फ्लिक्ट करती है। सो अगर एक रोबोट है और वो फर्स्ट लॉ को फॉलो करता है, सेकंड लॉ को भी फॉलो करता है, सो थर्ड लॉ बोलता है कि उसको अपनी एग्जिस्टेंस को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है। वो तब तक ऐसा कर सकता है जब तक उसकी प्रोटेक्शन, उसकी एग्जिस्टेंस फर्स्ट और सेकंड लॉ को कॉन्फ्लिक्ट ना करे, ठीक है। सो लेटर सेवरल अदर लॉज वर ऑल्सो एडेड, फॉर एग्जाम्पल एसिमोव्स फोर्थ लॉ। एसिमोव्स फोर्थ लॉ बोलता है ए रोबोट में टेक अ ह्यूमन बींग्स जॉब बट इट मे नॉट लीव दैट पर्सन जॉबलेस। इसका मतलब है कि एक रोबोट है वो ह्यूमन बींग्स को रिप्लेस कर सकता है, उसकी जॉब में उसको रिप्लेस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्री में पहले क्या होता था, ह्यूमन लेबरर्स काम करते थे, बट आजकल वहाँ पे क्या है, आपके स्कारा रोबोट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल रोबोट्स ने क्या करा है, असेंबली लाइन की जॉब्स ले ली हैं, बट इट इज़ अ रोबोट्स ड्यूटी नॉट टू लीव दैट पर्सन जॉबलेस। फॉर एग्जाम्पल ये जो आदमी था पहले, अगर ये हमारा ह्यूमन है, ये अगर पहले इंडस्ट्री में क्या करता था, एक असेंबली लाइन पे काम करता था, अब इसकी जगह पर हमने क्या करा है कि रोबोट इंस्टॉल कर दिया है। सो अकॉर्डिंग टू दी एसिमोज फोर्थ लॉ ऑफ रोबोटिक्स, अ रोबोट में टेक ह्यूमन बींग्स जॉब बट इट मे नॉट लीव दैट पर्सन जॉबलेस। तो अब क्या होगा, ये आदमी क्या अपनी स्किल्स को अपग्रेड करेगा, ये रोबोटिक्स सीखेगा, ये प्रोग्रामिंग सीखेगा, और नाउ इंस्टेड ऑफ वर्किंग एज एन इंडस्ट्री लेबर, ये क्या करेगा, इंडस्ट्री ऑपरेटर की तरह काम ना करके ये क्या करेगा, अब इस रोबोट को ऑपरेट कर सकता है, ठीक है, ये एक रोबोट ऑपरेटर की तरह वर्क कर सकता है। सो क्या हो गया, रोबोटिक सिस्टम के आने से डेफिनेटली एक डिबेट रहता है कि रोबोट्स क्या करेंगे, एक अनएम्प्लॉयमेंट और जॉबलेसनेस का इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जो रोबोट्स का डेवलपमेंट हो रहा है उससे कई और सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें अपनी जॉब्स भी इक्वली क्रिएट हो रही हैं। फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, आईओटी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, रोबोट डिज़ाइनिंग, ये सारे नए फील्ड्स हैं जिसमें पहले लोग जॉब नहीं करते थे, बट अब जिन लोगों की जॉब्स ये रोबोट सिस्टम ले लेंगे वो लोग इनडायरेक्टली क्या करेंगे, इन नए सेक्टर्स में जॉब कर सकते हैं। सो नाउ हम लोग कुछ मॉडर्न रोबोटिक सिस्टम्स को देखेंगे कि आज की मॉडर्न टाइम्स में हमारे पास किस टाइप के रोबोटिक सिस्टम्स अवेलेबल हैं, और उनकी कुछ फंक्शनिंग भी देखेंगे। एक बहुत जनरल सा डिस्कशन होगा, इसमें कोई भी टेक्निकल टर्म्स को हम यूज़ नहीं करेंगे, सो दैट हम एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना लें। बट मॉडर्न रोबोटिक सिस्टम्स देखने से पहले एक जस्ट आपकी नॉलेज के लिए हम देख लेते हैं रोबोटिक सिस्टम जो एट द बिगिनिंग ऑफ इंडस्ट्री है। जब इंडस्ट्री में रोबोटिक्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था, कंप्यूटर्स इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, और जो प्रोसेसर्स हैं वो भी इतने सोफिस्टिकेटेड नहीं थे, कोई हमारे पास आज की एडवांस मशीनिंग प्रोसेसेस नहीं थी, इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी उस टाइम पे। इफ़ यू सी, इस टाइप के रोबोटिक सिस्टम तब एग्जिस्टेंस में होते थे। ये अगर आज आप देखोगे तो इस टाइप के जो प्रोजेक्ट्स हैं ये हमारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स या डिप्लोमा के स्टूडेंट्स जो होते हैं अपने फाइनल सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स में इस टाइप के बनाते हैं प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो उस टाइम क्या था, हमारा जो रोबोटिक इंडस्ट्री थी वो एक बहुत न्यू और बहुत ज़्यादा आई वुड से ऐसी इंडस्ट्री थी जिसमें अभी इतनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं हुई थी। सो ये सारे के सारे जो आप देख रहे हो ये एक्सपेरिमेंटल रोबोट्स हैं उस टाइम के। सो इन्हीं की डेवलपमेंट से आज हम इतने कैपेबल मॉडर्न रोबोट्स बना पाए हैं। सो ये जस्ट आपके रेफरेंस के लिए आप देख सकते हो उस टाइम हम कितने सिंपल रोबोटिक सिस्टम्स बनाते थे, ठीक है। तो ये एक व्हील्ड रोबोट है, ये ऊपर का भी एक व्हील्ड रोबोट है। सो मोबिलिटी के लिए ये क्या है, व्हील को यूज़ करते हैं और स्टीयरिंग मैकेनिज्म इनमें होता है, ठीक है। सो आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा सिंपल रोबोट्स हैं। आई थिंक दिस इज़ सम इंडस्ट्रियल रोबोट
ये एक इंडस्ट्रियल रोबोट है बिकॉज इट हैज़ 4 स्टैंड्स जिस पर ये खड़ा हो सकता है, एंड दिस वन इज़ लुकिंग लाइक सम काइंड ऑफ रोबोटिक आर्म। ओके, सो पहले हमारे स्टेप के रोबोट्स होते थे और बेसिकली ये बने थे हमारे इंडस्ट्री में काम करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। सो नाउ हम देखेंगे जो हमारे मॉडर्न रोबोटिक सिस्टम्स हैं उनके बारे में। सो ये हमारे मॉडर्न रोबोटिक सिस्टम्स हैं, ये आज के मॉडर्न रोबोट्स हैं। इस टॉपिक में हम लोग कुछ मॉडर्न रोबोटिक सिस्टम्स को देखेंगे, प्लस उनके कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे, साथ ही साथ इसमें हमारा टाइप्स ऑफ रोबोट्स भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं। सो जो पहली कैटेगरी हमारे रोबोट्स की है, जो मॉडर्न रोबोट्स हैं, ये अपने ह्यूमनॉइड रोबोट्स हैं। सो ह्यूमनॉइड रोबोट्स होते हैं जिनकी फिजिकल फीचर्स, शेप और कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट ह्यूमंस को रिजेंबल करती है। फॉर एग्जांपल इनको आपने देखा होगा, ये सोफिया रोबोट सिस्टम है, ठीक है, और इनका जो स्ट्रक्चर है दैट रिजेंबल्स ह्यूमन स्ट्रक्चर। सो इस टाइप के रोबोट्स को आप ह्यूमनॉइड रोबोट्स बोलते हो। दिस वन इज़ एटलस फ्रॉम बॉस्टन डायनामिक्स। सो आप देख सकते हो इसकी जो एनाटॉमी है दैट लुक्स लाइक अ ह्यूमन एनाटॉमी, और इसके साथ साथ दे आर वेरी केपेबल रोबोट। बैलेंसिंग और लोकोमोशन इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और इनको ऑपरेट करने के लिए आपको बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स चाहिए जो इनके ऑन बोर्ड होते हैं। ठीक है, इन्हीं की बॉडी में एम्बेडेड कंप्यूटर्स होते हैं। सो दे नीड अ लॉट ऑफ प्रोसेसिंग पावर टू रन डेडिकेटेड स्लैम एल्गोरिदम्स। ये सब बात होगी रोबोटिक्स 201 में। ठीक, सो इट मीन्स साइमल्टेनियस लोकलाइजेशन एंड मैपिंग, और कंप्यूटर विजन की मदद से ये लोग अपने एंटायर एरिया का 3D ग्राफ बनाकर उस पर लोकोमोशन कर सकते हैं। ठीक, साथ ही इनमें बहुत सारे सेंसर्स होते हैं, मॉडर्न सेंसर्स। सो ये सब हम बाद में देखेंगे। जस्ट फॉर योर नॉलेज, एक कैटेगरी ह्यूमंस की होती है, आई एम सॉरी, एक कैटेगरी रोबोट्स की होती है ह्यूमनॉइड्स दैट रिजेंबल्स ह्यूमन बींग्स व्हेन इट कम्स टू फिजिकल एनाटॉमी एंड देयर मेंबर कंस्ट्रक्शन। ठीक, नाउ सेकंड कैटेगरी होती है हमारी लेगेड रोबोट्स। सो नाम से ही पता चल रहा है इनके पास क्या होता है, लोकोमोशन के लिए लेग्स होते हैं। द नंबर में वेरी, कितने लेग्स हैं वो वेरी कर सकते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे हर एक रोबोट के 4 लेग्स हैं। ठीक, सो दिस वन इज स्पॉट फ्रॉम बॉस्टन डायनामिक्स। ये येलो वाला स्पॉट है बॉस्टन डायनामिक्स का, एंड दिस इज़ द लेटेस्ट साइबर डॉग फ्रॉम शाओमी। यस, शाओमी जो मोबाइल बनाती है वो अब एडवांस रोबोटिक्स में भी काफ़ी उसने प्रोग्रेस कर ली है, और ये उनका प्रोडक्ट है साइबर डॉग। सो इसको सर्च करना आप नेट पे, यूट्यूब पर, बॉस्टन डायनामिक्स का स्पॉट है, भी आपने देखा होगा। ठीक, नाउ थर्ड वन इज़ सेल्फ ड्राइविंग कार्स। ये भी क्या है, देखने में तो कार है बट दीज आर ऑल्सो रोबोटिक सिस्टम, ऑटोनोमस व्हीकल भी आप इनको बोल सकते हो। सो सबसे पहले ये गूगल का आया था इस टाइप से। इनके टॉप पर क्या होता है, ये सेंसर होता है, दिस इज़ लाइडार सेंसर। ठीक, और इसके मे भी फ्रंट में होंगे, आई थिंक दिस वन इज़ दी लेज़र डिस्टेंस रेंज फाइंडर, और इसके अंदर पावरफुल सिंगल बोर्ड कंप्यूटर्स होंगे जो एंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम्स को रन कर रहे होंगे। वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो इस पूरी कार को क्या कराएगा, इसकी मोबिलिटी को कंट्रोल करेगा। ठीक, सो सेल्फ ड्राइविंग कार्स आर ऑल्सो अ कैटेगरी ऑफ रोबोटिक सिस्टम्स। दिस वन आपने देखा ही होगा, ये टेस्ला की जो सेल्फ ड्राइविंग कार है, इसको तो आप यूट्यूब पे वीडियोस का देख सकते हो। सो ये भी एक ऑटोनोमस सेल्फ ड्राइविंग कार है जो कि एक कैटेगरी है रोबोट्स की। सो नेक्स्ट कैटेगरी अपनी मिलिट्री रोबोट्स। मिलिट्री रोबोट्स वो रोबोट्स होते हैं जिनको आप प्राइमरली मिलिट्री यूज़ के लिए बनाते हो। ठीक है, दीज आर नॉट फॉर सिविलियन यूज़। इनको ज़्यादातर क्या होता है, या तो आपकी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया में डीआरडीओ का ये एक दक्ष है, ये एक यूजीवी है, दैट इज़ अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल, बिकॉज ये ज़मीन पर चलता है। अगर फ्लाइंग रोबोट होता तो दैट विल बी अ यूएवी, दैट इज़ अनमैन्ड एरियल व्हीकल। सो ये अपना दक्ष जो है ये एक यूजीवी है, और आप देख सकते हो लोकोमोशन के लिए इसमें व्हील्स हैं। ठीक है, सो ये एक व्हील मोबाइल रोबोट की कैटेगरी में आता है, और यू कैन सी देयर इज दिस रोबोटिक आर्म अटैच टू इट विद अ डेडिकेटेड ग्रिपर। सो क्या करोगे आप, एक यूटिलिटी हो सकती है कि बॉम्ब डिफ्यूज़ करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। कोई सस्पेक्टेड ब्रीफकेस है या कोई
अननोन बैग है तो उसको आप यहाँ से ग्रिप करके कैरी करके सेफ लोकेशन पे ले जाके डेटोनेट या उसको डिस्पोज कर सकते हो. सो दीज आर सम ऑफ द मिलिट्री रोबोट्स. सो दिस इज़ अ मिलिट्री अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल जो ज़मीन पे चलता है. दिस इज़ अ मिलिट्री अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ये आपने देखा होगा. सो ये अपना MQ-9 है, ये ड्रोन है, इसको US की कंपनी ने बनाया है. सो एज यू कैन सी ये एक उड़ता हुआ एयरक्राफ्ट है और इसको आप ग्राउंड पे रहकर कंट्रोल कर सकते हो. ठीक. सो ये भी आपका एक मिलिट्री रोबोट है. नेक्स्ट कैटेगरी है अपनी बायो इंस्पायर्ड और बायोनिक सिस्टम्स और बायो इंस्पायर्ड रोबोट्स. सो इसमें आपका फर्स्ट कैटेगरी हो जाएगी सॉफ्ट रोबोटिक्स की. सो ये एक स्नेक रोबोट है. एज यू कैन सी ये इसके जितने भी लिंक्स हैं ये सॉफ्ट हैं, दैट इज़ दीज आर फ्लेक्सिबल लिंक्स. और इसके ऊपर ये प्रोटेक्टिव शीथ या कवरिंग कर दी जाती है सो दैट आपको एक स्मूथ अपीयरेंस मिले. और ये फ्लेक्सिबल रोबोट की एक कैटेगरी है. ठीक है. सो इसकी एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं. ऐसी ऑकवर्ड पोजीशंस में ये ऑपरेट कर सकता है जहाँ पे आपका ट्रेडिशनल रोबोट या इंडस्ट्रियल मैनिपुलेटर काम नहीं कर सकता. और ये सॉफ्ट रोबोट्स कैन ऑल्सो वर्क लाइक कोबोट्स और कोलैबोरेटिव रोबोट्स. इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा. सेकंड बायो इंस्पायर्ड रोबोट ये आपका एक कंगारू रोबोट है. इसको आई थिंक एक जापानीज़ कंपनी है फेस्टो, इसने बनाया है. सो एज यू कैन सी एनाटॉमिकली दिस लुक्स लाइक अ कैंगारू बट ये एक रोबोटिक सिस्टम है. ठीक है. इसी टाइप से यू हैव बैट रोबोट्स एंड यू हैव स्पाइडर रोबोट्स. बहुत सारे रोबोट्स. एक चीता रोबोट है, MIT का चीता रोबोट. सो देयर आर रोबोटिक सिस्टम्स जिनको हम बायो या फिर नेचर से इंस्पायर होकर बनाते हैं. सो देख सकते हो ये कि स्पाइडर रोबोट है, ये भी फेस्टो कंपनी का है. एंड ये आपने देखा होगा उरी मूवी में जो बर्ड ड्रोन था, ये भी एक बायो इंस्पायर्ड या बायोनिक रोबोटिक सिस्टम है. ठीक. बिकॉज इट इज़ इंस्पायर्ड बाय अ बर्ड. सो नेक्स्ट कैटेगरी इज कोलैबोरेटिव रोबोट्स और कोबर्ट्स भी बोलते हैं अब इनको. सो दिस इज बैक्स्टर. सो ट्रेडिशनली क्या होता था, असेंबली लाइन में ओनली रोबोट्स थे वही काम कर सकते थे. बिकॉज अगर आप किसी एक इंडस्ट्रियल रोबोट की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में किसी ह्यूमन बींग को आप काम करवाओगे सो एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा है. बिकॉज रोबोटिक सिस्टम्स आर वेरी बल्की एंड वेरी हैवी सिस्टम्स. और अगर कोई रोबोटिक सिस्टम मूव कर रहा है और उसके रास्ते में कोई ह्यूमन आ जाए सो फैटल एक्सीडेंट कैन टेक प्लेस. सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए एक नया कैटेगरी डेवलप हुई जिनको हम बोलते हैं कोलैबोरेटिव रोबोट्स या फिर कोबोट्स. ये इस टाइप के रोबोट्स होते हैं, इनके जॉइंट्स जो होते हैं हाईली कंप्लाइंट जॉइंट्स होते हैं एंड दे हैव गॉट अ वेरी गुड क्वालिटी एंड वेरी लार्ज नंबर ऑफ सोफेस्टिकेटेड सेंसर्स. ऐसे सेंसर्स होते हैं जो ह्यूमन बींग्स की क्लोज प्रॉक्सिमिटी को ईजिली डिटेक्ट कर लेते हैं. एंड एज यू कैन सी ये एक ह्यूमन बींग है और ये एक रोबोट के इतने क्लोज खड़ा है एज इफ दे आर फ्रेंड्स. और ये क्या कोबोट्स जो होते हैं हमारे, ये इंश्योर करते हैं कि ह्यूमन बींग्स की सेफ्टी को पैरामाउंट कंसीडर किया जाए और दोनों के दोनों यानी कि ह्यूमंस और रोबोट्स एक दूसरे की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में काम को फिनिश कर सके. ऐसे रोबोट्स को कोबोट्स बोलते हैं, फिर कोलैबोरेटिव रोबोट्स बोलते हैं. ठीक है. सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये बहुत हैवी और बल्कि इंडस्ट्रियल रोबोट्स हैं और इनके ही बिल्कुल पास में क्या है, ह्यूमन बींग्स काम कर रहे हैं. सो इन रोबोट्स को इस टाइप से डिज़ाइन किया है कि ये ह्यूमन बींग्स की सेफ्टी को प्रॉपर इंश्योर कर सकें. ठीक है. सो इनको कोबोट्स बोलते हैं. नेक्स्ट कैटेगरी इज एरियल रोबोट्स. these are very famous because of this quadcopter or multi-rotor drones. So this is a hexacopter because it has got 6 propellers. Okay. So आपने ये देखे होंगे, इनको ड्रोन भी बोलते हैं कॉमनली. एंड दिस वन इज़ अगेन बाय DRDO. सो दिस इज़ रुस्तम 2. दिस इज़ अनमैन्ड एरियल व्हीकल. ये अपना इंडिया का ड्रोन है. तो ये सब कैटेगरी आती है अपनी एरियल रोबोटिक्स के डोमेन में. एंड एक और कैटेगरी है जिसको मेडिकल ड्रोन बोलते हैं. सो अब क्या होगा जब 5G आ जाएगी और डेटा लेटेंसी बहुत कम हो जाएगी तो ये आप देख रहे हो बहुत सोफिस्टिकेटेड होते हैं ये सिस्टम. ये अपने सर्जिकल या मेडिकल रोबोट्स हैं. तो क्या होगा अगर आपको कोई सर्जरी करानी है फॉर एग्जांपल इन इंडिया. सो इंडिया में क्या होगा, एक हॉस्पिटल में ऐसे पेशेंट को हम क्या करेंगे, एडमिट करेंगे, लिटा देंगे और ये रोबोट क्या करेगा, उस पर सर्जरी करेगा परफॉर्म. और इस सर्जरी को कौन कैरी कर रहा होगा, मे बी सम डॉक्टर इन यूरोप और USA. सो वो वहाँ से क्या करेगा, अपने रोबोटिक सिस्टम को लेकर सर्जरी परफॉर्म करेगा. और यहाँ इंडिया में जो रोबोट के मूवमेंट्स हैं वो कॉपी करके ये रोबोटिक सिस्टम उसको क्या करेगा, इस पेशेंट पे रियल टाइम में सर्जरी परफॉर्म हो जाएगी. ठीक है. सो ये होते हैं मेडिकल रोबोट्स. ये एक और कैटेगरी है मेडिकल रोबोट की. ये क्या करते हैं, एंटायर सर्जरी को ये
परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके अलावा भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, दीज आर द मेन एंड इंपॉर्टेंट वन जो मैंने आपको बता दी। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एडवांटेजेस ऑफ रोबोटिक सिस्टम्स। सो इसको भी देखना ज़रूरी है एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। सो सबसे पहला एडवांटेज जो रोबोटिक सिस्टम का होता है वो है आपकी सिस्टम की सेफ्टी। ह्यूमन एरर्स नहीं हो सकते। आपने अगर एक बार टास्क को प्रोग्राम कर दिया, सो देयर इज़ नो फैटिग। जितना भी काम करेगा ये आपका रोबोटिक सिस्टम, ये बिल्कुल एक्यूरेट और प्रिसाइज होगा, रेपुटेशन एक्सीलेंट होगी। और देयर आर प्लेंटी ऑफ सेंसर्स, तो देयर आर प्लेंटी ऑफ सेंसर्स जो प्रॉपर सेफ्टी इंश्योर करते हैं, ठीक है। सेकंड इज स्पीड। ह्यूमन बींग से ज़्यादा स्पीड से कोई भी काम को कर सकता है, रेपिटिशन वाला काम इजीली कर सकता है और थकान या फैटिग उसको नहीं होगी, ठीक है। स्पीड सेकंड है। थर्ड इज एक्यूरेसी, ठीक है। फोर्थ इज रिपीटेबिलिटी। प्रिसीजन एंड रिपीटेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी मिलेगी आपको रोबोटिक सिस्टम की। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कंसिस्टेंसी। जो रोबोटिक सिस्टम है वो किसी भी काम को कंसिस्टेंटली कर सकता है 24/7 365, ठीक। परफेक्शन भी आप बोल सकते हो कि बिकॉज आपने अगर एक बार उसको प्रोग्राम कर दिया है टू डू द जॉब परफेक्टली, सो वो हर बार उसी काम को उसी परफेक्शन के साथ करेगा। इसका एग्जाम्पल है जो बहुत बड़े ब्रांड्स है ऑटोमोबाइल्स के, ठीक है, जर्मन ब्रांड्स, वो क्या करते हैं, जो टोटल ऑटोमोबाइल की पेंटिंग होती है वो बाय रोबोट्स होती है, ठीक है। वो आजकल तो नॉर्मली हो गया, सारी कार्स में ही रोबोटिक पेंटिंग होती है। सो जो परफेक्शन आपको मिलता है पेंटिंग का, दैट कैन ओनली बी इंश्योर्ड बाय अ रोबोटिक सिस्टम। अगर आप ह्यूमन बींग्स को बोलोगे कि आप इन लग्जरी कार्स को पेंट करो, सो थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको कार टू कार मिलेगा, बट इन केस ऑफ दीज रोबोट्स दे ऑलवेज डू द जॉब विद ग्रेट परफेक्शन। सेवेंथ पॉइंट इज प्रोडक्टिविटी। सो प्रोडक्टिविटी हमेशा रोबोटिक सिस्टम की ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू अ ह्यूमन बेस्ड सिस्टम। सो सिंपली प्रोडक्टिविटी का मतलब है इट्स लाइक अ काइंड ऑफ एफिशिएंसी, हाउ मच यू आर गिविंग एंड हाउ मच यू आर गेटिंग। सो अगर एक ह्यूमन बीइंग 8 आवर्स की शिफ्ट में 2 पीसेस बना पाएगा, सो सेम अगर आप 8 आवर्स में रोबोट्स को एम्प्लॉय करोगे तो मे बी यू विल गेट 5 पीसेस इन द आउटपुट। सो प्रोडक्टिविटी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज। 8 पॉइंट इज एफिशिएंसी, ये तो कॉमन सेंस की बात है। एम्प्लॉय का वर्कलोड कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर 50 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, अब आपने क्या करा, और इनको इतना वर्कलोड होता है कि इनको 10 आवर्स पर डे काम करना पड़ता है। सो अगर आपने 5 रोबोट्स को लगा दिया, सो अब इन 50 एम्प्लॉयज़ को मे बी 8 आवर्स पर डे काम करना पड़ेगा। सो एम्प्लॉय का वर्कलोड कम हो जाएगा और एक रोबोट्स की इंडस्ट्री क्रिएट हो जाएगी या नए टाइप के जॉब क्रिएट हो जाएंगे। सो ये भी एक रोबोटिक्स का अपना एक एडवांटेज है कि एक नया इंडस्ट्री क्रिएट होगी और उससे रिलेटेड जॉब भी क्रिएट होगी। और रोबोटिक टेक्नोलॉजी में जो कटिंग एज रिसर्च होती है, उस रिसर्च को यूजुअली क्या होता है अदर फील्ड्स में भी इम्प्लॉय किया जाता है। फॉर एग्जांपल फास्टर प्रोसेसर्स, फास्टर कंप्यूटर्स, लेटेस्ट एल्गोरिदम्स। और क्या होता है आपका, अगर कोई रोबोटिक प्रोडक्ट है जैसे कि मेडिकल और सर्जरी के जो रोबोट्स हैं, तो उनको आप मेडिकल फील्ड में यूज़ करोगे। कोई मिलिट्री की एक नया टेक्नोलॉजी आपने क्या करा, इजाद कर ली, तो वो मिलिट्री में यूज़ होगी। तो रोबोटिक टेक्नोलॉजी का जो आउटकम होता है, जो उसका प्रोडक्ट होता है, वो अदर फील्ड्स के लिए एज इनपुट यूज़ किया जाता है। प्लस साइंटिफिक रिसर्च तो इससे होती ही होती है। सेकेंड इज़ मल्टी स्किल्स। जो आपकी यूथ पॉपुलेशन है, जो आपके वर्कर्स हैं जो अब रोबोटिक्स की जॉब करेंगे, उनकी जो स्किल डेवलपमेंट होती है वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी स्किल डेवलपमेंट होती है, सो दैट उनको रोबोटिक्स की नॉलेज मिलती है। सो उनको क्या होता है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस और आईटी, इन सब की नॉलेज मिल जाती है, जिससे क्या होता है स्किल सेट आपके पूरी पॉपुलेशन का वो बेटर हो जाता है। सो ये थे रोबोटिक सिस्टम के कुछ एडवांटेज। अब हम इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी डिस्कशन कर ले। सो ये हमारे कुछ डिसएडवांटेजेस हैं रोबोटिक सिस्टम्स के। अब देखो, कोई भी सिस्टम है उसका एडवांटेज होगा तो उसका डिसएडवांटेज भी होगा ही होगा, ये तो एक जनरल सी बात है, ठीक है। सो जो पहला डिसएडवांटेज है वो है इकोनॉमिक स्ट्रेस ऑन दी कंपनी। अब जो भी रोबोटिक सिस्टम है ये करोड़ों के आते हैं, ठीक है। सो अगर एक कंपनी 4-5 रोबोट्स भी इंस्टॉल कराएगी, सो उसको यू कैन डू द मैथ, उसको मतलब 100 करोड़ के आसपास, ये एक मैं एस्टिमेट बता रहा हूँ, इतना पैसा तो उसको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। फिर क्या है, इसकी मेंटेनेंस हो गई आपकी, और नॉर्मल स्टाफ या जनरल जो ऑपरेटर है वो भी इसको ऑपरेट नहीं कर सकते, तो उनकी ट्रेनिंग का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा। सो इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी हाई इन इफ़ यू वांट टू हैव अ रोबोटिक सिस्टम इंस्टॉल्ड इन योर कंपनी। सो ये क्या करता है, इकोनॉमिक स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है किसी भी कंपनी पे। ये सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जॉबलेसनेस, अनएम्प्लॉयमेंट। या क्या होता है, सडनली
प्रोफेशन आपको चेंज करना पड़ता है। सो यहाँ पे क्या होता है, सैलरी आपकी कट सकती है, पैकेज कम हो सकता है, या आप उस नए वर्क इन्वायरमेंट में क्या कर सकते हो कि आप प्रॉपरली फिट नहीं हो रहे हो उस प्रोफेशन में, तो एक ह्यूमन बीइंग को स्ट्रेस क्रिएट करता है, ठीक। सो अनएम्प्लॉयमेंट सेकंड पॉइंट। थर्ड, अगर रोबोटिक सिस्टम है, सो फॉर द टाइम बीइंग इट लैक्स ह्यूमन इंटेलिजेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है, ह्यूमन इंटेलिजेंस और वो समझ या इमोशंस नहीं है जो एक ह्यूमन बीइंग के पास हो सकते हैं। सो आप इसको कितना भी परफेक्टली प्रोग्राम कर लो, कुछ ना कुछ कमी तो रहेगी, बिकॉज ह्यूमन बींग्स क्या होता है, दे आर इमोशनल क्रिएचर्स, सो विदाउट एनी काइंड ऑफ इमोशंस, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू इंटरेक्ट विद दी रोबोट्स। बट अब ऐसा नहीं है, अब चेंज हो रहा है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। एक टर्म होती है एक्सास्केल कंप्यूटिंग के साथ, तो एक्सास्केल कंप्यूटिंग जब नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा तो मैं इसको कवर करूंगा, ठीक। फोर्थ पॉइंट इज लेस डेक्स्ट्रस। तो आप एक ह्यूमन को अगर आप एक रोबोट के साथ कंपेयर करोगे, सो रोबोट जो है अपने टास्क को रिपीटेडली कर सकता है, बट वो इतना एजाइल, इतना फ्लेक्सिबल नहीं है कि वो जो काम ह्यूमन हैंड कर सकता है, ह्यूमन का जो रिस्ट काम कर सकता है, वो कभी भी एक रोबोट का रिस्ट उतना प्रिसीजन के साथ काम नहीं कर सकता, ठीक है। सो डेक्सटेरिटी या डेक्स्ट्रस नेचर ह्यूमन बींग का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू योर रोबोटिक सिस्टम। सो रोबोट्स आर लेस डेक्स्ट्रस एज कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज़ वेरी कॉस्टली, ये तो मैंने बता दिया है, बहुत ज़्यादा स्किल्ड ऑपरेटर्स चाहिए, यानी कि ऑपरेटर की ट्रेनिंग भी करानी पड़ेगी, ये पहले कवर हो गया है। हाई मेंटेनेंस एंड पावर नीड्स, मेंटेनेंस का मैंने बता दिया था, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशलाइज्ड मेंटेनेंस प्रोग्राम होते हैं इनके। और पावर नीड, ये एक नया है पॉइंट, क्योंकि जो रोबोटिक सिस्टम है दे विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, सो इस पावर के लिए आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल पर भी इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। और पावर को अगर यूज़ कर रहा है, सो इट इज़ गोइंग टू बी इन्वायरमेंटली अनसस्टेनेबल इफ़ द पावर इज कमिंग फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। और सेवन्थ पॉइंट है कंसर्न अबाउट एआई एंड इट्स डिसरप्टिव कैपेबिलिटीज़, ये नेक्स्ट वाले पेज पे कवर किया गया है। तो आपने देखा होगा इलोन मस्क ने कहा था एआई इज़ फार मोर डेंजरस देन आई थिंक न्यूक्लियर वेपन्स कंबाइंड, इस टाइप से कोई स्टेटमेंट थी उनकी, आई एम नॉट श्योर, बट उन्होंने बोला था कि एआई इज़ फार मोर डेंजरस देन आई थिंक एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। सो he firmly believes that AI has the capability of creating disruption and it can very well take over this world. That is what Elon Musk believes in, or at least that is what he said. So ये हम सब जानते हैं कि बहुत सारी नोटोरियस एक्टिविटीज़ करी गई हैं एआई के द्वारा, जिससे ऐसा फील होता है कि कुछ ना कुछ फिशी है, समथिंग इज़ मेसी, और मे बी अगर इस एआई मॉडल को जिस डेटा सेट पे हम ट्रेन करते हैं, अगर ये डेटा सेट बायस्ड है या करप्टेड है, या इसको इस तरीके से डिज़ाइन करा है सो दैट एआई बिकम्स डेंजरस। अगर एक सनकी आदमी ने अपने डेटा सेट पे, जो उसने, आपको पता है कैसे तैयार किया होगा, उसने ऐसे तैयार किया होगा कि जो उसका एआई ट्रेंड होकर निकलेगा वो पूरी दुनिया में क्या करेगा, या तो वो हेट स्प्रेड करेगा या वो क्या करेगा, साइबर अटैक्स करेगा। सो अगर गलत डेटा सेट पे आपने अपने एआई मॉडल को ट्रेन करा है, सो इट कैन बी डिसरप्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। सो एक कंसर्न ये होती है कि एआई के साथ साइबर सिक्योरिटी कैसे आगे जाएगी, ठीक। एंड लास्ट इज इंक्रीज्ड मिलिट्री यूज़। अब जब आप रोबोटिक्स में क्या करते हो, एडवांसमेंट करते हो, तो उसके साथ साथ उसकी जो आउटकम है उसको जनरली क्या होता है, जो पावरफुल कंट्रीज़ होती है जिन्होंने रिसर्च में पैसा लगाया, वो उसको मिलिट्री यूज़ भी करते हैं, यानी कि ये एक ड्यूअल यूज़ टेक्नोलॉजी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको दिखाया था MQ-9 ड्रोन, ये क्या है, रोबोटिक्स, एरियल रोबोटिक्स में जो एडवांसमेंट हुई उसको क्या करा, यूएसए ने एक एरियल रोबोट में कन्वर्ट कर दिया, और अब वो सबकी बॉम्बिंग करता है इससे, ठीक। सो अनदर पॉइंट ऑफ कंसर्न इज इंक्रीज्ड मिलिट्री यूज़। सो रोबोटिक्स में जैसे एडवांसमेंट होंगी वैसे वैसे उसके मिलिट्री यूज़ या ड्यूअल यूज़ भी बढ़ेगा। सो नाउ अब देख लेते हैं यूज़ ऑफ रोबोटिक सिस्टम्स। आप रोबोटिक सिस्टम्स को कहाँ कहाँ यूज़ करते हो। सबसे ओल्डेस्ट और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्रीज़ में हम क्या करते हैं, रोबोटिक सिस्टम को यूज़ करते हैं। असेंबली लाइन आपने देखी होंगी, इलोन मस्क की गीगा फैक्ट्री, टेस्ला की गीगा फैक्ट्री आपने देखी होंगी, सारे के सारे रोबोट्स काम करते हैं वहाँ पर, ठीक। सो मैन्युफैक्चरिंग इज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड इज वर्किंग अलोंग साइड ह्यूमंस इन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, यानी कि कोबॉट्स, जो मैंने अभी आपको बताए थे। अब ऐसे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बनने लगे हैं जहाँ पे ह्यूमंस और रोबोट्स बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में काम करते हैं, सो उनको कोबॉट्स बोला जाता है। ये अगेन मैन्युफैक्चरिंग से ही रिलेटेड है। थर्ड वन इज ऑल्सो रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज असेंबली। ये भी आपका इंडस्ट्री से रिलेटेड है, यानी कि इंस्पेक्शन। अब क्या होता है, हमारे रोबोट बेस्ड इंस्पेक्शन सिस्टम यूज़ करे जाते हैं, ठीक है। सो ये भी इंस्पेक्शन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ
मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, तो हम क्या करते हैं, अपने इंस्पेक्शन के लिए भी रोबोट्स को यूज़ करते हैं। पैकिंग के लिए भी आप रोबोट को यूज़ करते हो। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी आजकल रोबोट्स यूज़ होने लगे हैं। फॉर एग्जांपल सेल्फ ड्राइविंग मेट्रोज, सेल्फ ड्राइविंग कार्स एंड सेल्फ ड्राइविंग, आई वुड से सेल्फ ड्राइविंग रेलवे सिस्टम्स एट्सेट्रा। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट में भी अब आप रोबोटिक्स को यूज़ करते हो। अर्थ एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन, सो इसमें क्या होता है, आप अर्थ और स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए आप किसी सैटेलाइट को क्रिएट कर सकते हो, या आप किसी रोबोट को स्पेस में क्या कर सकते हो, किसी सेकंड प्लेनेट पे उसको आप यहाँ से लॉन्च कर सकते हो। सो इसका एग्जांपल हो गया अपना नासा का मार्स रोवर। सो दैट इज़ अ रोबोटिक सिस्टम जिसको आपने क्या करा हुआ है, स्पेस एक्सप्लोरेशन के काम में यूज़ करा हुआ है। सो नेक्स्ट एप्लीकेशन इज़ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूजुअली क्या होता है, जो फ्यूल रॉड होती है और जो बर्न्ट रॉड होता है, उसको डील करने के लिए आप एक रोबोटिक सिस्टम का यूज़ करते हो। मेडिसिन एंड सर्जरी में भी आप रोबोट्स यूज़ करते हो, ये मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, उसके बाद कुछ और एप्लीकेशंस हैं। डिफेंस का हमने देख लिया। एकेडमिक्स एंड रिसर्च में भी रोबोट्स यूज़ होते हैं। ठीक, जैसे हम इस टाइम रोबोटिक सिस्टम को पढ़ रहे हैं। सो एकेडमिक्स हो गया, रिसर्च हो गया। नाउ एक नया कैटेगरी है कंपेनियंस, वेटर्स, असिस्टेंट और वैक्यूम बॉट्स। ये आपने देखे होंगे, ये तो अमेजन पे भी बिकते हैं, वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम क्लीनिंग की तरह होगा वो, एक वैक्यूम क्लीनर की तरह, बट एक्चुअली दैट इज़ अ रोबोटिक सिस्टम। आपने देखा होगा पर्सनल असिस्टेंट, ये भी रोबोटिक सिस्टम है। कई रेस्टोरेंट्स में यू विल फाइंड वेटर्स जो कि रोबोट्स हैं। और आजकल क्या हुआ है, ओल्ड एज के लिए जो कंपेनियंस हैं वो भी रोबोट्स की फॉर्म में आ रहे हैं। ठीक है, सो ये एक अलग कैटेगरी है। नाउ सर्च एंड रेस्क्यू मिशन में यू कैन यूज़ रोबोट्स। लॉजिस्टिक चेन मैनेजमेंट में क्या होता है, सेल्फ ड्राइविंग बॉट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अमेजन वेयर हाउस में क्या होता है, अपना सेल्फ ड्राइविंग रोबोट्स होते हैं। सो दीज आर नथिंग बट अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स। एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो करते हैं और लॉजिस्टिक चेन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं। न्यूज़ रीडर्स हो रहे हैं आजकल रोबोट्स, और टीचिंग असिस्टेंट भी रोबोट्स हैं। कई स्कूल्स और कॉलेजेस में आपने देखा होगा, टीचिंग के लिए वो एक रोबोटिक टीचिंग असिस्टेंट को यूज़ करते हैं। न्यूज़ रीडर में भी अभी एक न्यूज़ थी, मे बी जापान में और समवेयर एल्स, आई डोंट रिमेंबर द कंट्रीज़ नेम, मे बी कोरिया। वहाँ पर एक रोबोटिक ह्यूमनॉइड रोबोटिक सिस्टम ने न्यूज़ रीड करी थी। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन इज़ फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर। सो प्रिसीजन एग्रीकल्चर में यू कैन यूज़ ड्रोन सिस्टम्स लाइक एरियल, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। सो इनको क्या यूज़ करते हैं हम, ये क्या करता है, पेस्टिसाइड को स्प्रे करता है हमारी फील्ड्स में। सो ये क्या करता है, फार्मर की जो टाइम है और जो ह्यूमन लेबर है उसको रिड्यूस करता है। ठीक, सो फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर में, प्रिसीजन एग्रीकल्चर में यू कैन यूज़ दिस रोबोटिक सिस्टम। आर्म फोर्सेज और मिलिट्री, ये मैंने आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट इज़ अंडर वाटर रोबोट्स, एरियल रोबोट्स एंड सॉफ्ट रोबोट्स, ये सब हमने देख लिया है। सो ये कुछ फील्ड्स हैं जहाँ पर हम रोबोट्स को यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है कुछ कंट्रोवर्सी या डिस्प्यूट्स जो हमारे रोबोटिक सिस्टम के डेवलपमेंट के साथ खड़े हो गए हैं। फॉर एग्जांपल सेल्फ ड्राइविंग कार्स में एक टेंडेंसी देखी गई थी सेल्फ क्रैशिंग कार्स की। सो क्या था, ये केस हुआ था ऊबर के साथ में। वो लोग क्या कर रहे थे, अपनी सेल्फ ड्राइविंग कार के सॉफ्टवेयर सूट को डेवलप कर रहे थे, एंड अकॉर्डिंग टू देम ये किसी ह्यूमन एरर की वजह से हो रहा था। तो उनकी कार्स क्या कर रही थी, जो रेड लाइट होती है उसको डिटेक्ट नहीं कर रही थी, और जो लेन था उसको क्रॉस कर जा रही थी, और पेडिस्ट्रियन को इससे क्या हो रहा था, इससे नुकसान पहुंच रहा था। ठीक, सो कुछ लीक्ड रिपोर्ट्स बोलती हैं कि जो ये बिहेवियर था आपका, ये एआई में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी और उसका जो बिहेवियर था वो डिस्ट्रक्टिव हो गया था, और इसीलिए वो जानबूझकर इन रेड लाइट्स को डिटेक्ट नहीं कर रहा था और आपके जो पेडेस्ट्रियन है उनको नुकसान पहुंचा रहा था एक्सीडेंट करके। सो इट शोज़ कि जो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम होते हैं दैट कैन बी वेरी बायस्ड। द नेक्स्ट इज पॉलिटिकल मैनिपुलेशन या कंप्यूटेशनल प्रोपोगेंडा भी बोलते हैं इसको। कंप्यूटेशनल मतलब यू आर यूजिंग कंप्यूटर्स टू डू दी एग्जीक्यूशन, एंड प्रोपोगेंडा इज स्प्रेडिंग ऑफ फेक न्यूज़। ठीक है, तो ज़्यादातर आपने देखा होगा ट्विटर बॉट्स के नाम से इनको कॉमन लैंग्वेज में बोला जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ और इन्फ्लुएंशियल पीपल यूज़ दिस। तो आप क्या करते हो, इन एआई सिस्टम्स को, इन सॉफ्टवेयर रोबोट्स को इस टाइप से प्रोग्राम करती हो कि ये एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को या एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के जो इंटरेस्ट हैं उनको पुट फॉरवर्ड करता है। सो दिस इज ऑल्सो अ controversy or dispute with the robotic system. Third one is the algorithm for peace, that is
यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स प्रोजेक्ट मेविन, इसका मतलब क्या है, जो एआई और रोबोटिक सिस्टम है इनको आप वॉर जोन में डिप्लॉय करोगे, सो दिस इज़ अगेन अनएथिकल इफ़ यू कंसिडर द ह्यूमन राइट्स। आप क्या करते हो, नए नए एल्गोरिदम्स को ट्राई करने के लिए उनको, जो कि एल्गोरिदम्स में भी अनप्रूवन है अभी या बहुत डिस्ट्रक्टिव है, उनको आप क्या करते हो, कुछ वेपन्स पे लोड करके, मे बी ड्रोन्स पे या कुछ लीथल वेपन्स में डालकर, फिर आप उनको जो करंट वॉर जोन है वहाँ पे अपने वेपन्स की टेस्टिंग करते हो। तो दिस इज़ अगेन अ डार्क साइड ऑफ रोबोटिक्स और रोबोटिक्स रिसर्च, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज सर्विलेंस। जो रोबोटिक सिस्टम होते हैं, जो आपके किसी भी कंट्री में पब्लिक जो सीसीटीवी कैमराज होते हैं, उनकी फुटेज को आप सेंट्रल डेटाबेस से क्या कर सकते हो, लीक कर सकते हो, और यू कैन डू अ मास सर्विलेंस, एंटायर पॉपुलेशन का आप सर्विलेंस कर सकते हो। ये हमारे एक नेबर है इन द नॉर्थ ईस्ट, आई वुड नॉट नेम द कंट्री, बट वहाँ पर ये बहुत कॉमन होता है, ठीक है। आप क्या करते हो, मास सर्विलेंस करते हो, एंड देन द गवर्नमेंट क्रैक्स डाउन ऑन द इनोसेंट सिटीजन्स इफ दे डू नॉट फॉलो पर्टिकुलर काइंड ऑफ आइडियोलॉजी, ठीक है। इसके बाद एक और प्रॉब्लम है हमारी, डीप फेक। एआई की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इससे आप ऐसी इमेजेस, वीडियोस और ऐसा कंटेंट जनरेट कर सकते हो जो आप देखकर बता नहीं पाओगे कि ये एक फेक आपकी इमेज या वीडियो या फेक आपका एसेट है, आप उसको बता नहीं पाओगे क्योंकि एआई ने उसको इतने एक्यूरेटली जनरेट किया होगा। सो आपने देखा होगा बहुत से लोगों के लीक्ड वीडियोस आ जाते हैं, उसमें वो होते नहीं है, बट आपको ऐसा लगेगा कि ये जो सामने वाला बंदा है ये ओरिजिनल है, और वीडियो भी बिल्कुल ओरिजिनल है। सो वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से क्रिएट करा जाता है यूजिंग दिस डी फेक एल्गोरिदम। और आपने इंटरनेट पे कई ऐसे वीडियोस देखे होंगे जो बिल्कुल अनरियल लगते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता इन रियल लाइफ, बट अगेन वीडियोस आर प्रेजेंट ऑन द इंटरनेट, सो वो सब इस डीप फेक एल्गोरिदम की हेल्प से, एआई की हेल्प से हम क्रिएट करते हैं। सो ये इतने रियलिस्टिक होते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो दिस इज़ अगेन अ कंट्रोवर्सी और डिस्प्यूट विद द एआई और रोबोटिक सिस्टम। नाउ नेक्स्ट इज एल्गोरिथमिक डिस्क्रिमिनेशन, बिकॉज रोबोटिक सिस्टम को जब आप डेटा पे ट्रेन करोगे, सो बिकॉज दैट डेटा इज जनरेटेड बाय ह्यूमन बींग्स, उस डेटा में कुछ ना कुछ बायस तो होगा ही होगा, ठीक। जब आप कितना भी डेटा को क्लियर कर लो, कितना भी डेटा को साफ कर लो, देयर इज गोइंग टू बी सम काइंड ऑफ बायस। सो जब इस बायस्ड डेटा पे आप अपने रोबोटिक सिस्टम या एआई सिस्टम को ट्रेन करोगे, सो क्या होगा, जो ये बायस है ये आपके सिस्टम में आ जाएगी, और आपका रोबोट में भी आप एक इंटेलिजेंट इमोशनल रोबोट बना रहे हो जिसपे इमोशंस भी हैं, और उसके पास ये बायस्ड आ गई, सो वो क्या करेगा, वो रेसिस्ट कमेंट कर सकता है, दैट कैन इंसाइट वायलेंस ऑन दी अदर जेंडर, ठीक। और क्या कर सकता है, उसका जो बिहेवियर होगा बहुत ज़्यादा डिसरप्टिव होगा, ठीक है। सो मतलब जितनी भी ह्यूमन बायस्ड है जो हमारे डेटा में थी, वो सारी की सारी आपके इस रोबोट सिस्टम में आ सकती है। और ये तो मैंने आपको बताए थे एआई ओवरटेक। एक ये भी प्रॉब्लम है या कंट्रोवर्सी है कि अगर एआई इतना सोफिस्टिकेटेड हो जाएगा अपकमिंग ईयर्स में, मे बी 20 और 30 ईयर्स फ्रॉम नाउ, जब एक्सा स्केल कंप्यूटिंग एक बहुत कॉमन फिनोमेना होगी, सो उस टाइम पे ऐसा अनुमान लगाया जाता है, फॉर एग्जांपल जो इलॉन मस्क है उन्होंने भी कहा था कि एआई इज़ वेरी डेंजरस, ठीक है। सो दिस इज़ अनदर डार्क साइड ऑफ एआई एंड रोबोटिक्स की, जो अपने सिस्टम इतने कैपेबल ना हो जाए कि ये ह्यूमन बींग्स को वाइप आउट कर दें इस प्लानट से। सो ये कुछ कंट्रोवर्सी या डिस्प्यूट्स हैं। और ये एक्सा स्केल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एक्सा स्केल कंप्यूटिंग होती है जब आप एक्सा फ्लॉप्स, आपने देखा होगा गीगा फ्लॉप्स होता है ना, सुपर कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को आप मेजर करते हो गीगा फ्लॉप्स में, टेरा फ्लॉप्स में। तो जब वन एक्सा फ्लॉप को आप एक्सीड करोगे, तो यू आर एक्सीडिंग वन एक्सा फ्लॉप, इसका मतलब है यू आर पुटिंग कंप्यूटेशंस एट द एक्सा स्केल लेवल। एक्सा स्केल को 10 टू द पावर 18 भी बोल सकते हो। सो दैट इज़ डबल प्रिसीजन नंबर 64 बिट्स, 10 टू द पावर 18। सो एक्सा फ्लॉप्स लेवल पे जब आप कंप्यूटिंग करोगे, तो इसका मतलब है जो आपका ह्यूमन ब्रेन है, इसकी कंप्यूटेशनल पावर को आप ऑलमोस्ट मैच करोगे, बिकॉज इट इज़ बिलीव दैट द ह्यूमन ब्रेन्स ऑपरेट्स एट द लेवल ऑफ एक्सा स्केल कंप्यूटेशन, ठीक है। सो जब एक्सा स्केल कंप्यूटेशन आपका बहुत कॉमन हो जाएगा, मे बी 20 और 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ, सो इन दैट केस जो आपका एआई सिस्टम होगा, ऐसा बिलीव किया जाता है कि दैट कैन बिकम सो मच एडवांस्ड एंड
सोफेस्टिकेटेड दैट इट कैन ओवरटेक द एंटायर ह्यूमन सिविलाइजेशन, ठीक है। सो इसको एआई ओवरटेक बोला जाता है और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है रिसर्चर्स के सामने। सो विद दिस हमारा बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर नंबर 1 ख़त्म होता है। अब अगले लेक्चर से हम टिपिकल रोबोट की बात करेंगे और उस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रोबोट के वेरियस पार्ट्स के बारे में, फॉर एग्जांपल लिंक्स एंड जॉइंट्स। कोई भी रोबोटिक सिस्टम में कौन कौन से लिंक्स होते हैं और वो सारे लिंक्स मिलके कौन कौन से जॉइंट्स बनाते हैं और रोबोट की एनाटॉमी क्या होती है, ये सब हम अपकमिंग लेक्चर में पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।